ऑर्डर 22, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। देखें, अब ये इस ऑर्डर में हमें ये बताया गया है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है मैरिज ऑफ फीमेल। अब ये इस ऑर्डर में ये बताया गया कि अगर जो एक पार्टी थी वो एक फीमेल थी और उसकी शादी हो जाए, या फिर कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाए, तो इन सूरतों में जो दावा है क्या वो कंटिन्यू करेगा या अबेट हो जाएगा, क्या वो ख़त्म हो जाएगा, ये इसी से रिलेटेड पूरा ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग सीपीसी में सेक्शन 74 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर 21 भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि पहले सेक्शंस में जो सीपीसी के आते हैं सेक्शन 24 तक, वो इंट्रोडक्टरी सारा चलते हैं, सिविल सूट से रिलेटेड, फिर ट्रायल से रिलेटेड सारे हमने ऑर्डर्स भी कर लिए हैं। ट्रायल कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन में एक पार्टी जाती है जिसका ऑर्डर 21 है, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, एक पार्टी एग्जीक्यूशन में जाती है जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरी पार्टी जाती है अपील में जिसके खिलाफ फैसला आया होगा। तो अपील्स का सेक्शन, वो पार्ट हम एंड में करेंगे। ये ट्रायल की हद तक यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे रिलेटेड अब ये वाले जो इन बिटवीन आर्टिकल्स ऑर्डर्स हैं वो आएंगे। देखें, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सूट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे सूट फाइल करना है, या गवर्नमेंट ने सूट फाइल करना है तो कैसे, फर्म्स के अगेंस्ट कैसे फाइल करना है, फर्म ने कैसे सूट फाइल करना है, ट्रस्टी वगैरह से रिलेटेड। सो ये इन बिटवीन के जो ऑर्डर्स हैं ये 22 से शुरू होते हैं और ये 40 तक जाते हैं। अब हम इन ऑर्डर्स को पहले करेंगे और उसके बाद फिर एंड वाले पार्ट में हम अपील्स पे आएंगे। सो एनी हाउ ऑर्डर 22, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए, मैरिज उसकी फीमेल कोई पार्टी थी उसकी हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या सूट कंटिन्यू करेगा या वो अबेट हो जाएगा। अब इसका रूल 1, नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ़ द राइट टू सू सर्वाइव। अब ये जनरल प्रिंसिपल इस रूल 1 में बता दिया गया है। The death of plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survive। सीधी सी बात उन्होंने कही है कि right to sue, right to sue अगर ये सर्वाइव कर रहा है ना, तो फिर ये जो दावा था ये अबेट नहीं होगा। अब इसकी अगर एक एग्जांपल लें तो एक खातून है, उसने भी अपने हस्बैंड पे डिवोर्स से रिलेटेड सूट फाइल किया। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट इस बी की डेथ होगी उसके हस्बैंड की। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो सूट है ये कंटिन्यू करेगा या इबेट हो जाएगा। देखें, अब इसने हस्बैंड से लेनी थी डेथ, इसने हस्बैंड से लेनी थी डिवोर्स, उसकी डेथ हो गई है, तो बस बात खत्म। जो राइट था इसका वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया, राइट टू सू सर्वाइव ही नहीं कर रहा। अब हस्बैंड की बजाय जिसकी डेथ हो गई है किसी और बंदे ने तो इसको डिवोर्स देनी नहीं। जो सूट का जो इसका राइट था जिसके रिगार्डिंग उसने सूट फाइल किया, जब वो राइट ही ख़त्म हो गया तो सूट ये अबेट हो जाएगा। तो ये होता है राइट टू सू। अब दूसरी अगर इसकी एग्जांपल लें, ए एक पर्सन है, उसने बी एक ये था बी पेंटर, पेंटिंग वगैरह करता था, इसने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आप ये मुझे इतनी पेंटिंग्स बना के दो। अच्छा, अब इस बी की हो गई डेथ, बी ने इसको नहीं बना के दी पेंटिंग, तो इस ए ने बी पे एक सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर कंपनसेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, ये मुझे इतनी पेंटिंग्स बना के दे, जिसके रिगार्डिंग इसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया। अच्छा, बी की इस पेंडेंसी सूट के दौरान इसकी हो गई डेथ। अब ये क्या ये सूट में राइट टू सूट सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई वो पेंटर था, उसके अलावा तो ये पेंटिंग अगर कोई बना ही नहीं सकता था तो बात ख़त्म हो गई।
ये राइट टू सू बी के अगेंस्ट था, उसकी डेथ होगी, ये सर्वाइव ही नहीं कर रहा, तो ये दावा कैसे चलेगा? तो ये यहाँ पे ये भी अबेट हो जाएगा। तो ये होता है राइट टू सू। आपका एक राइट होता है, इसीलिए तो आप कोर्ट में आते हो कि फलाने ने उसकी वायलेशन की है। जब वो राइट ही सर्वाइव नहीं कर रहा सू करने का, तो बात खत्म होगी। ये सूट जो है वो अबेट हो जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स खत्म, वो आगे नहीं चलेगा। ये होता है राइट टू सू। अब ये जनरल प्रिंसिपल हमारे सामने आ गया। वो कह रहे हैं चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, किसी की भी डेथ से अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो अबेट हो जाएगा। द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट shall not cause the suit to abate if the right to sue survive। अब राइट टू सू से रिलेटेड हम कर चुके हैं। अब ये जनरल प्रिंसिपल आ गया। अब इसके आगे फर्दर इसके रूल्स में क्या कहा गया है? रूल 2, प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाई एंड Rule 2, procedure where one of several plaintiffs or defendants dies and right to sue survive। अब ये इसमें कहा गया कि कोई अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, उनमें से कोई किसी एक की डेथ हो जाए और राइट टू सू सर्वाइव कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? देखें, वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, एंड एनी ऑफ देम डाइज, और उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ, या अगर कोई एक ही प्लेंटिफ बचा है उसका राइट टू सू फिर भी सर्वाइव कर रहा है, और प्लेंटिफ्स अलोन या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं उनमें राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स अलोन। और दूसरी तरफ पे अगर आ जाओ कि एक डिफेंडेंट की डेथ होगी तो जो बाकी बचे हैं उनमें राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, द कोर्ट शैल कॉज एन एंट्री टू दैट इफेक्ट टू बी मेड ऑन रिकॉर्ड। तो कोर्ट उससे रिगार्डिंग एक एंट्री डालेगी, भाई एक से ज़्यादा एक किसी की डेथ हो गई है लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, एंड द सूट शैल प्रोसीड एट द इंस्टांस ऑफ द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स, तो और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। अब देखें, इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। इसमें सब रूल ये 2 है, इसमें कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ ज़्यादा हैं, फॉर इंस्टेंस ये ABC 3 पर्सन थे, इन्होंने एक सूट फाइल कर दिया है D के अगेंस्ट, ठीक है। अब इनमें से C की फॉर इंस्टेंस इसकी डेथ होगी ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट। दूसरी सिचुएशन में वो ये कह रहे हैं कि एक सूट है जिसमें डिफेंडेंट्स ज़्यादा हैं, फॉर इंस्टेंस A ने B, C और D, इनके अगेंस्ट सूट फाइल किया, और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसकी ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट इसकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इस रूल 2 में अगर राइट टू सू इन दोनों में या किसी एक में सर्वाइव कर रहा है, राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, और दूसरी तरफ पहली आगे बात है, दूसरा कि अगर जो डिफेंडेंट थे उनमें या उनमें से किसी एक में राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? सूट कंटिन्यू करेगा। ये फिर प्लेंटिफ के इंस्टांस पे ये सूट कंटिन्यू करेगा, अबेट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखें, वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, एंड एनी ऑफ देम डाइज, उनमें से एक अगर किसी एक की डेथ हो गई है, एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ, अगर एक प्लेंटिफ बचा है उस पे भी उसका राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, और प्लेंटिफ्स अलोन या दो है एक से ज़्यादा है उनमें सर्वाइव कर रहा है ये राइट टू सू, और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स, ये जो सर्वाइविंग डिफेंडेंट है इसकी तो डेथ हो गई उनमें सर्वाइव कर रहा है, और डिफेंडेंट्स अलोन या किसी एक या उन डिफेंडेंट्स में कर रहा है या किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है। द कोर्ट शैल कॉज एन एंट्री टू दैट इफेक्ट, तो ऑब्वियसली कोर्ट इस बात को नोट करेगी, रिकॉर्ड पे लाएगी, एंड द सूट शैल प्रोसीड एट द इंस्टांस ऑफ द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ, तो जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ या प्लेंटिफ्स हैं उनके कहने पे ये सूट चलता रहेगा, क्योंकि मेरा राइट टू सू तो स्टिल सर्वाइव कर रहा है, तो सूट कंटिन्यू रहेगा, और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट, जो भी सर्वाइविंग डिफेंडेंट है अगर
उनमें से किसी एक की डेथ हुई है तो जो बाकी होंगे उनके अगेंस्ट सूट कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात थी, राइट टू सू सर्वाइव होना चाहिए। फिर उस सूरत में रूल 3, प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ सोल प्लेंटिफ। एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, या एक ही प्लेंटिफ था, सिंगल प्लेंटिफ था, उसकी डेथ हो गई है, तो इन सूरतों में क्या होगा। अब ये देखें, इसमें कह रहे हैं सब रूल 1 में, वेयर वन ऑफ 2 और मोर प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अलोन। देखें, अब ये इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये 3 थे प्लेंटिफ्स, अब इनमें से किसी एक की डेथ हो गई है। राइट टू सू हमने 2 में कहा था कि सरवाइव कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो ये राइट टू सू डज नॉट सरवाइव, यानी ये अकेले इन पे राइट टू सू सरवाइव नहीं कर रहा, इसके लिए ये सी का होना ज़रूरी था, फिर ये राइट टू सू सरवाइव कर रहा है। इन 2 अकेलों की वजह से, या ये 2 ही पर्सन थे, ए एंड सी, तो एक सी की डेथ होगी तो ए अकेले पे सरवाइव नहीं कर रहा। समझने की बात है, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, किसी एक की डेथ हो, ठीक है। अब वो 3 थे, 4 थे, 2 थे, जितने भी थे, जो बचे हैं उनमें राइट टू सू सरवाइव नहीं कर रहा, ये पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो सूट को ये कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो इनको सी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सी के लीगल एयर्स को अगर इम्प्लीड किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा, तो राइट टू सू सरवाइव होता है, क्योंकि ये दोनों की वजह से नहीं रह गया। अगर ये अकेला था, काली बी और सी ने सूट फाइल किया था, सी की डेथ हो गई तो बी अकेले पे राइट टू सू सरवाइव नहीं कर रहा, उसको सी की ज़रूरत है, और सी की तो डेथ हो गई है। ये देखें, वेयर वन ऑफ 2 or more plaintiffs dies and the right to sue does not survive the surviving plaintiff or plaintiff alone, पहली बात आ गई, or on receipt of an intimation of the death of such plaintiff from the person nominated by him for that person under rule 26 order 7। देखें, order 7 में हम पढ़ के आए हैं, order 7 इसका रूल 26 है। उसमें ये बताया गया था कि जो प्लेंटिफ्स होंगे वो अपनी एक लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो अपने जब प्लेंट के साथ है ना, वो ये लगाते होते हैं, हम आज भी लगाते हैं। लेकिन जो भी प्लेंटिफ होगा वो बताता है कि मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाए प्लेंटिफ की तो उसकी जो वारसान होंगे उनको पार्टी बनाया जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये थी कि किसी एक प्लेंटिफ की अगर डेथ हो गई या राइट टू सू बाकियों में सर्वाइव नहीं कर रहा है, इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि किसी एक ने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उस लिस्ट में जिसका नाम दिया था, उसने आके इंटीमेशन दे दिया कि जी प्लेंटिफ सी की डेथ हो गई है, इसके किसी वारिस ने जिसका नाम लिस्ट में था उसने आके बता दिया है। थर्ड वन, इसमें तीसरी जो बात है, और सोल प्लेंटिफ और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव्स। अब ये तीसरी बात कह रहे हैं कि या तो ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है और ये अकेला ही प्लेंटिफ है, इसकी डेथ हो गई, पहली बात, या ए और बी इन दोनों ने मिलके अगर सी पे सूट फाइल किया था, बी की डेथ हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ए बच गया, ठीक है। सिर्फ ये ए और बी, ये सिर्फ सोल प्लेंटिफ था, इसकी डेथ हो गई है, या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, किसी जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ है उसकी भी डेथ हो जाए। ये सर्वाइविंग पहले बी की डेथ होगी, उसके बाद ये सर्वाइविंग प्लेंटिफ था बी ए, इसकी भी डेथ हो जाए। क्लियर हो गया? ये सोल प्लेंटिफ था, इसकी डेथ हो जाए, या जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ था यानी बी की पहले डेथ हो गई और उसके बाद ए जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ था इसकी भी डेथ हो गई। तो इन सूरतों में 3 सूरतें हमारे सामने आ गई हैं।
the court on the application made on that behalf shall cause the legal representative or deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. तो यहाँ पे इन सारी सूरतों में कोर्ट क्या करेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाएगी सूट में और सूट कंटिन्यू करेगा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, 3 बातें थी सब रूल 1 में। एक तो जो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, किसी एक की डेथ हो गई है, लेकिन ये राइट टू सू उन पे खाली जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स है उन पे डज नॉट सर्वाइव नहीं कर रहा, उनको इसकी ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की को पार्टी बनाएगी कोर्ट। दूसरी सूरत ये थी कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने आके इंटीमेट कर दिया है तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट उनको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनकी लिस्ट दी गई है उनको पार्टी बना देगी। तीसरी बात ये थी कि अगर कोई एक सोल प्लेंटिफ था या फिर एक सर्वाइविंग प्लेंटिफ था, यानी पहले एक प्लेंटिफ की डेथ हो गई, उसके बाद जो एक बचा उसकी भी डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ पे राइट टू सू जो है वो सर्वाइव कर रहा है, राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, तो इस सूरत में सूट अबेट नहीं होगा, कोर्ट इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना के आगे कंटिन्यू करेगी। अच्छा, सब रूल 2, वेयर विद इन द टाइम अलाउड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड और इंटीमेशन इज गिवन अंडर सब रूल 1। अब ये देखें, पहली बात इसमें भी फिर आगे 2 बातें आ गई। पहली बात ये कह रहे हैं कि कोई टाइम लिमिट जो है उसके अंदर किसी पार्टी ने कोई एक की डेथ हो गई है, एप्लीकेशन ही नहीं दी कि जी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप पार्टी बनाएं, एप्लीकेशन ही नहीं दी। अब विद इन टाइम, ये टाइम जो अलाउड होता है ना इस किस्म का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाने का, ये 90 डेज है। इसमें लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल है, आर्टिकल 177, अगर आप उसको पढ़ें ना तो उसमें बताया गया कि विद इन 90 डेज अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाने के लिए 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन दी जा सकती है, पहली बात। अच्छा जी, ये 90 दिन में एप्लीकेशन ही नहीं दी किसी पार्टी ने, और इंटीमेशन या फिर किसी ने कोर्ट को इंटीमेट ही नहीं कराया, इंटीमेशन देनी थी ना, या इंटीमेशन ही कोर्ट को दी कि जी इस प्लेंटिफ की एक की डेथ हो गई है। इन दोनों सूरतों में कोर्ट में प्रोसीड विद द सूट एंड एनी ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन द सूट शैल notwithstanding the death of such plaintiff have the same force and effect as it has been made or pronounced before the death took place। 2 सूरतें आ गई थी ना सब रूल 2 में, या तो एप्लीकेशन ही नहीं फाइल की या कोर्ट को इंटीमेट ही नहीं किया कि एक प्लेंटिफ की डेथ हो गई है तो उसकी आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना देंगे। इस सूरतों में अगर कोर्ट कंटिन्यू करी जा रही है, कोर्ट को क्या पता, कोर्ट ने सूट पे कोई ऑर्डर पास कर दिए या जजमेंट पास कर दी है, तो वो कह रहे हैं उसका वही इफेक्ट होगा, ऐसे जैसे कि वो जो प्लेंटिफ जिसकी डेथ हुई है उसके जिंदा उसकी डेथ से पहले था। तो यहाँ पे इंटीमेशन देना ज़रूरी होता है। अगर तो फैसला इनके खिलाफ आ गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी नहीं बनाया तो बात ख़त्म। जो फैसला आ गया, इंटीमेशन नहीं दी या एप्लीकेशन नहीं दी, तो फैसला आ गया तो वो लागू हो जाना है। फिर कोर्ट ने ये नहीं मानना कि जी आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी थी तो अब हम अपना ऑर्डर क्यों ख़त्म करें, सिंपल इज़ दैट। वो इफेक्टिव होगा ऐसे ही जैसा कि डेथ से पहले चल रहा था मामला। अच्छा, सब रूल 4 प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स और सोल डिफेंडेंट। अच्छा, अब ये इसी का सारा उलट यहाँ पे हो जाना है। अब ये देखें, पहली बात वही 3 बातें यहाँ भी हैं, वेयर वन ऑफ 2 और मोर डिफेंडेंट्स डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव। अब इनमें से किसी एक की डेथ हो गई है लेकिन राइट टू सू ये सर्वाइव नहीं कर रहा, पहली बात आ गई इन जो डिफेंडेंट इनके अगेंस्ट, ठीक है, इसका होना ज़रूरी था, फिर प्लेंटिफ का सूट आगे कंटिन्यू कर सकता है, पहली बात आ गई। दूसरी बात वही कि किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर आके इंटीमेशन दे दी है कोर्ट को, इनकी भी लिस्ट होती है, ऑर्डर 8 वो रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसका रूल है 13। इसमें बताया गया है कि डिफेंडेंट ने भी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट देनी होती है, ठीक है।
तो वही वाली दूसरी बात आ गई कि अगर किसी ने आके कोर्ट को इंटीमेशन दे दिया है। या तीसरी बात फिर वही 4 में आ जाती है, और a sole defendant or sole surviving defendant dies and the right to sue survive। या तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो सोल, अब इसमें भी वही बात आ गई कि सोल डिफेंडेंट था, कोई एक ही डिफेंडेंट था, इसकी डेथ हो गई है, या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे, इनमें से पहले इसकी डेथ हुई है लेकिन बाद में फिर ये सर्वाइविंग जो डिफेंडेंट था इसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन इन सूरतों में अगर राइट टू सू सरवाइव कर रहा है इन, ठीक है, तो सूट मेट नहीं होगा, सूट प्लेंटिव का फिर चलेगा इनके अगेंस्ट। यानी जो प्लेंटिव वाला सब रूल 2 था वही डिफेंडेंट वाला है, रूल 3 में बात की गई है, वही उसी तरह आ रहा है। अब दोबारा इसको कंप्लीट करें। वेयर वन ऑफ 2 और मोर डिफेंडेंट्स डाइज एंड राइट टू सूट डज नॉट सर्वाइव नहीं कर रहा अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट और द डिफेंडेंट्स अलोन, or on receipt of an intimation of the death of such defendant from the person nominated by him for that purpose under rule 13 order 8। जो लिस्ट दी गई थी उसमें किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट को आके इंटीमेट कर दिया तो पार्टी बनाना है। और थर्डली था कि अगर सोल डिफेंडेंट और सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, तो इन सूरतों में द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल cause the legal representative of the deceased defendant to made a party and shall proceed with the suit। तो कोर्ट इनके इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पार्टी बनाएगी और सूट को कंटिन्यू रखेगी, प्रोसीडिंग उसमें होंगी, अबेट नहीं होगा। सब रूल 2 है इसका, एनी पर्सन सो मेड पार्टी मे मेक एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट। यानी वो आके अपना जो भी वो डिफेंस बनाना चाहता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आके अपना डिफेंस भी कोर्ट के सामने रख सकता है। सब रूल 3, व्हेन विदिन टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड। अब ये वही वाली बात आ गई। पहली बात ये कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसने आके इंटीमेशन ही नहीं दी। दूसरी बात कि जो एप्लीकेशन देनी थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना दिया जाए वो एप्लीकेशन ही नहीं दी गई। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि अगर कोई ऑर्डर पास हो गया या कोई जजमेंट आ गई तो वो बाइंडिंग होती है, वो उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वो डिफेंडेंट अलाइव था और उसकी ज़िंदगी में ये ऑर्डर पास हुआ है, यही लिखा हुआ है। द कोर्ट वे प्रोसीड विद द सूट एंड एनी ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन सच सूट शैल नॉट विद स्टैंडिंग विद द डेथ ऑफ द डिफेंडर हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ इट हैज़ बिन प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा। देखिए ये प्लेंटिफ की डेथ के मैटर में भी यही बात थी, डिफेंडेंट की डेथ के। अब हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाए तो कोर्ट को इंटीमेट किया जाता है, बाकायदा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाया जाता है। सेम लाइक अगर डिफेंडेंट की किसी की डेथ हो जाए तो भी कोर्ट को बताया जाता है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट ऑर्डर कर देती होती है इनको पार्टी बनाओ। अच्छा जी, सब रूल 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It shall not be necessary to substitute the legal representative of any such defendant who has failed to file a written statement। पहली बात वो कर रहे हैं कि कोर्ट को अगर ये लगता है ना कि इनको सब्सिट्यूट करके एक डिफेंडेंट जिसकी डेथ हो गई है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाया जाए इसकी जगह पे, कोर्ट ये किस सूरत में कह सकती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पहली वो सूरत है कि जो अगर तो ये जो डिफेंडेंट था जिसकी डेथ हुई है उसने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं जमा करवाई थी, उस सूरत में उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट कह सकती है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको पार्टी बनाने की, वो तो उसने तो रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं जमा करवाया। देखें, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, कोर्ट के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, टू सब्सटीट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट हु हैज़ फेल्ड टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट और हैज़ फेल टू अपीयर, या वो अपीयर ही नहीं हो रहा था उस सूट में प्रोसीडिंग्स में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाने की क्या ज़रूरत है। एंड कंटेस्ट द सूट एट द हियरिंग, वो आ ही नहीं रहा था, सूट को कंटेस्ट ही नहीं कर रहा था, उसने आके रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं जमा करवाई। एंड जजमेंट मे इन सच केस बी प्रोनाउंस्ड अगेंस्ट द सच डिफेंडेंट नॉट विद स्टैंडिंग हिज डेथ। तो यहाँ पे कोर्ट इसके अगेंस्ट फैसला दे सकती है, बेशक इसकी डेथ हो चुकी है लेकिन ये आया ही नहीं,
इसने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं जमा करवाया, इसने कंटेस्ट ही नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट तो फैसला कोर्ट दे सकती है, इसकी डेथ यहाँ पे मैटर नहीं करती। And such judgment shall have the same force and effect as it had been pronounced before his death took place। तो इसका वही इफेक्ट होगा कि भाई जो डेथ से उसकी पहले होना था उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। तो ये रूल 4, 3 एंड 4 सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सब रूल 4 में एक एडिशन की गई है जो 3 में नहीं थी। अच्छा 5, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये क्वेश्चन उठ जाए कि जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कौन, इससे रिलेटेड कोई पार्टी उठा दे कि नहीं जी ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इनको डिटर्मिन किसने करना है? ये कोर्ट ने ही डिटर्मिन करना है जो इस सूट को जिसमें ये पेंडिंग है। वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज प्लेंटिफ और डिसीज डिफेंडेंट, सच क्वेश्चन शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। किसी प्लेंटिफ का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, किसी डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, जिनकी डेथ हो चुकी है, इसका कोई इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जिस कोर्ट में वो सूट पेंडिंग है वही कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगी। 6, नो अबेटमेंट बाय रीजंस ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। अच्छा अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये हियरिंग वगैरह सूट की कंप्लीट हो गई है, सिर्फ जजमेंट सुनानी बाकी रह गई है, तो क्या इसमें इस सूरत में क्या होगा? नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग रूल्स। वो कह रहे हैं कि इस रूल की हद तक ना 6 की हद तक आपके जो पीछे वाले रूल्स थे ना उन सबको भूल जाओ, और जो 6 में बात लिखी हुई है आपने इसको मान के चलना है। वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही। There shall be no abatement by reasons of the death of either party between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment। देखिए अब सारे केस का ट्रायल हो गया, ठीक है, इश्यूज फ्रेम हुए, फिर प्लेंटिफ की एविडेंस आई, फिर डिफेंडेंट की एविडेंस आई, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स भी हो गए। अब रह पीछे क्या गया है, सिर्फ कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनानी है, यानी कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। कोर्ट की जो ये हेयरिंग थी इस केस की वो कंप्लीट हो गई, सारे प्रोसीजर्स हो गए, सिर्फ जजमेंट सुनानी रह गई है। इस दौरान में किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए, चाहे प्लेंटिफ की हो जाए चाहे डिफेंडेंट की हो जाए, कॉज ऑफ सूट सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही, ये मैटर ही ख़त्म हो गया भाई। पूरा ट्रायल हो गया, पूरा केस कोर्ट ने सुन लिया है, सिर्फ फैसला सुनाना रह गया। उस दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो रही है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर शैल बी नो अबेटमेंट, यानी वो कह रहे हैं कि कोई ये सूट इस सूरत में ख़त्म नहीं होगा। देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाई रीजन ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट, बट द जजमेंट may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force as and effect as it had been pronounced before the death took place। बड़ी अच्छी बात है भी, पूरा केस अगर ख़त्म हो गया, सब कुछ सुन लिया, सिर्फ फैसला सुनाना रह गया, उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन वाला मैटर ख़त्म, अब तो कोर्ट ने फैसला देना है। किसी पार्टी की डेथ हो रही है कोई मसला, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना और उसका वो इफ़ेक्टिव होगा उसी तरह के जो जैसे किसी भी पार्टी की डेथ होने से पहले फैसला सुनाया गया। 7 रूल 1, द मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट। क्लियर बात कि चाहे फीमेल प्लेंटिफ थी चाहे डिफेंडेंट थी, अगर उसकी मैरिज हो गई है तो उसकी वजह से सूट अबेट नहीं होगा, सूट ने कंटिन्यू करना है। बट सूट में नॉट विस्टैंडिंग बी प्रोसीडेड विद टू द जजमेंट, तो सूट प्रोसीड करेगा और उसमें जजमेंट भी आएगी। एंड वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट अ फीमेल डिफेंडेंट इट मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन। तो यहाँ पे वो जो ना तो सूट अबेट हो रहा है, सूट कंटिन्यू कर रहा है, उसमें जजमेंट भी आएगी, और अगर वो उस जो फीमेल डिफेंडेंट थी उसके अगेंस्ट डिक्री आ गई है तो उसके अगेंस्ट उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाएगा, कोई माफ़ी नहीं। सब रूल 2, वेयर द हस्बैंड इज़ बाय लॉ लायबल फॉर द डेथ्स ऑफ हिज वाइफ। ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कानूनी तौर पे लॉ कह रहा है कि हस्बैंड अपने वाइफ के डेट्स का लायबल है, उसकी जिम्मेदारियाँ उसने अदा करनी। क्लियरली बात ये कर रहे हैं, वेयर द हस्बैंड इज़, यहाँ पे खावंद इज़ बाय लॉ लायबल फॉर द डेट्स ऑफ हिज वाइफ
द डिक्री में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हस्बैंड ऑल्सो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हस्बैंड अगर बाई लॉ लाइबल है तो अगर उसकी वाइफ के अगेंस्ट डिक्री पास हो गई तो उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट की परमिशन के साथ उसके हस्बैंड के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है, क्योंकि हस्बैंड कानूनी तौर पे अगर लाइबल है। दूसरी बात, एंड इफ़ इन केस ऑफ जजमेंट फॉर हिज वाइफ, लेकिन अगर तो वाइफ की फेवर में फैसला आ जाए तो हस्बैंड भी उसको भी देखें, इन केस ऑफ द जजमेंट फॉर द वाइफ, अगर उसकी वाइफ की हस्बैंड की वाइफ की फेवर में फैसला आ गया, पहले तो था कि डिक्री उसके अगेंस्ट आई तो हस्बैंड के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो सकती है, जहाँ पे कानून कह रहा हो, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वाइफ की फेवर में फैसला आ गया, the execution of the decree may with such permission be issued upon the application of the husband where the husband is by law entitled to the subject matter of the decree। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो वाइफ ही जाके एग्जीक्यूशन लगाए, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करे कि जी मेरी फेवर में डिक्री आ गई। यहाँ पे अगर हस्बैंड भी बाय लॉ इंटाइटल था उस केस के सब्जेक्ट मैटर में, तो वो भी कोर्ट में की परमिशन के साथ एप्लीकेशन दे सकता है एग्जीक्यूशन के लिए कि जी अब ये डिक्री जो मेरी वाइफ की फेवर में आई है इसको एग्जीक्यूट करवाएं। अब आ जाते हैं रूल 8, व्हेन प्लेंटिफ इज इंसॉल्वेंसी, प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार सूट। अब ये प्लेंटिफ यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि ये इंसॉल्वेंसी है, ये किसकी है? प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की बात नहीं हो रही। प्लेंटिफ अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर क्या बनेगा? देखिए सब रूल 1, द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्लेंटिफ इन एनी सूट, अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया किसी भी सूट में, विच द असाइनी और रिसीवर माइट मेंटेन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज क्रेडिटर्स, लेकिन वो जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह किसी असाइनी के पास थी, किसी रिसीवर के पास ऑलरेडी थी, वो उसको मेंटेन कर रहे थे, जो लेना देना था क्रेडिटर्स का वो रिसीवर या वो असाइनी वगैरह वो कर रहे थे। तो इन सूरतों में क्या होगा? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वो प्लेंटिफ जिसका असाइनी है या जिसका कोई रिसीवर है, यहाँ पे वो अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया फिर क्या होगा? शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, तो इस सूरत में भी सूट ऑटोमेटिकली अबेट नहीं हो जाएगा अनलेस सच असाइनी और रिसीवर डिक्लाइंस टू कंटिन्यू द सूट। पहली बात आ गई कि अगर तो वो असाइनी, ये प्लेंटिफ था, इसका एक असाइनी था या इसका एक रिसीवर था, ये इंसॉल्वेंट हो गया, इस सूरत में जो इसका सूट था वो ऑटोमेटिकली अबेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसका जो असाइनी है या इसका जो रिसीवर था वो कोर्ट को आके कहते हैं कि जी हम फर्दर इस सूट को नहीं चला सकते, तो फिर अबेट हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोर्ट ने इस असाइनी या रिसीवर से कोई सिक्योरिटी वगैरह मांग ली और उन्होंने ये देने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी, तो उस सूरत में भी प्लेंटिफ का ये सूट अबेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा। दो कंडीशन है, असाइनी या रिसीवर आके कह दे कि हमने नहीं चलाना, या कोर्ट इनसे ये कह रहे हैं हमने चलाना लेकिन कोर्ट ने कोई सिक्योरिटी मांग ली लेकिन इन्होंने पे नहीं की, तो उस सूरत में अबेट हो जाएगा। सब रूल 2, प्रोसीजर वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू सूट और गिव सिक्योरिटी। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा कि अगर तो इन्होंने असाइनी या रिसीवर ने निगलेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया या सिक्योरिटी वगैरह इन्होंने जमा नहीं करवाई, तो प्रोसीजर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली अगर तो यहाँ पे इसका जो डिफेंडेंट है, जो इसने सूट फाइल किया था उसमें कोई डिफेंडेंट भी था, होना ही है, उसने अगर एप्लीकेशन कोर्ट को दे दी कि जी इस सूट को ही डिसमिस कर दो क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है क्योंकि इन्होंने डिक्लाइन किया या सिक्योरिटी नहीं जमा करवाई, तो विद कॉस्ट कोर्ट इस सूट को डिसमिस कर सकती है और जो भी कॉस्ट वो लगाएगी, जो कि डिफेंडेंट का खर्चा हुआ है इस सूट में डिफेंड करने के लिए, कोर्ट कहेगी कि वो इस प्लेंटिफ की जो भी स्टेट है जिसके रिगार्डिंग ये असाइनी और रिसीवर वगैरह पॉइंट है उसमें से रिकवर करके कॉस्ट उस डिफेंडेंट को दिलवाई जाए। यही सिंपल सी बात है।
where the assignee or receiver neglects or refuses to continue the suit and to give such security within the time so ordered, क्या उन्होंने security नहीं जमा कराई. If the defendant may apply for dismissal of the suit on the ground of plaintiff's insolvency, और इसी दौरान अगर plaintiff ने defendant ने आके application दिखा दी है कि जी and the court may make an order dismissing the suit and awarding to the defendant the cost which he has incurred in defending the same, तो court cost के साथ वो कर देगी और वो प्रूव्ड एज ए डेट, वो एज ए डेट अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स स्टेट, उसकी स्टेट से एज ए डेट वो रिकवर करके वो कॉस्ट उसको डिफेंडेंट को दिलवाई जाएगी. तो सिंपल अगर इसको करें तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी ऑटोमेटिकली सूट ने वेट नहीं होना. ये इनकार कर दे, ये सिक्योरिटी ना जमा करवाए, ये निगलेक्ट कर दे, इस सूरत में होगा. और अगर डिफेंडेंट ने आगे एप्लीकेशन दिखा दी तो वो डिसमिस भी हो सकता है. इफेक्ट ऑफ डिसमिसल 9, ये इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ सूट इज डिसमिस अंडर रूल 8 नो फ्रेश सूट बी ब्रॉड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. यहाँ पे ये सूट अगर कह रहे हैं कि ये डिसमिस हुआ ना इंसॉल्वेंसी वाला, तो इसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट बार हो जाएगा. यहाँ पे वो सेक्शन 12 मैं बार बार उसको बताता जा रहा हूँ, उसके सब रूल 1 में क्या कहा गया था कि जहाँ पे रूल्स में बार किया गया तो नया फ्रेश सूट नहीं फाइल किया जा सकता. तो यहाँ पे वही वाला अप्लाई हो जाएगा. ये इस रूल में क्लियरली कहा है कि जब एक दफ़ा सूट इस तरह डिसमिस हुआ तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट नहीं फाइल करना, इंसॉल्वेंसी वाला. व्हेन अ सूट इज डिसमिस अंडर रूल 8 नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. पहली बात सब रूल 2, एनी पर्सन claiming to be legal representative of the deceased plaintiff or defendant. दूसरी सब रूल 2 में कह रहे हैं कि एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, या जो डिसीज्ड प्लेंटिफ था या डिसीज्ड डिफेंडेंट था, इनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो आके क्लेम कर रहा है, और द साइनी और रिसीवर इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ मे अप्लाई टू द कोर्ट for setting aside any order made or judgment pronounced by in his absence. तो ये अब यहाँ पे सब रूल 2 में कह रहे हैं कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ये इंसॉल्वेंसी वाले रिसीवर या असाइनी वो कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी हमारी एब्सेंस में जो भी ऑर्डर पास किया गया या जो भी जजमेंट पास की गई है उसको सेट असाइड कर दें. एंड इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, लेकिन अगर यहाँ पे ये असाइनी रिसीवर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ये प्रूव कर दिया, उनको प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं ये सारा सेटिसाइड हो जाएगा, दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाई द सफिशेंट कॉज फ्रॉम कंटिन्यूइंग द सूट और डिफेंडिंग द सूट एज द केस मे बी, द कोर्ट शैल सेट असाइड द ऑर्डर और जजमेंट अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज थिंग्स फिट. देखें ऊपर 9 के 1 में पहली बात क्लियर कही थी कि जब सूट इंसॉल्वेंसी वाला डिसमिस हो गया तो फ्रेश सूट नहीं फाइल किया जाएगा. सब रूल 2 में ये कह दिया कि अगर ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो प्लेंटिफ के थे चाहे वो डिफेंडेंट के थे या ये असाइनी या रिसीवर, ये कोर्ट में आके अगर एक एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट को ये प्रूव कर देते हैं कि भाई हमारी कोई जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से हमारी एब्सेंस में ये ऑर्डर या जजमेंट पास हो गया या हम सूट को कंटिन्यू नहीं कर सके, ये प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ज़ुबानी कलामी नहीं हो जाना जाके कह दें, नहीं, बाकायदा प्रूव करते हैं तो कोर्ट फिर ये जो भी इनकी एब्सेंस में जो ऑर्डर या जजमेंट प्रोनाउंस किया उसको सेटिस्फाइड कर सकती है. विद कॉस्ट करना है या विदाउट कॉस्ट करना है ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है. रूल 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन अ सूट. अब ये यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डिपेंडेंसी अगर एक पर्सन पे कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई राइट डिवॉल्व हो जाए तो वो कोर्ट की इजाज़त के साथ सूट को कंटिन्यू रखवाएगा, ये नहीं कि वो सूट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. देखें सब रूल 1, इन अदर केसेस ऑफ एन असाइनमेंट क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट. सूट की पेंडेंसी के दौरान ही किसी पर्सन पे कोई इंटरेस्ट कोई राइट उसका क्रिएट हो गया है, वो ट्रांसफ़र हो गया, वो उस पर डिवॉल्व हो गया है, यानी अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जाएगी ना, तो वो राइट उस पर डिज़ोल्व, उनका इंटरेस्ट इस पर डिवॉल्व हो रहा है. इस सूरत में
The suit may by leave of the court may continued by or against the person to or upon whom such interest has come or devolved. तो जिस भी पर्सन पे वो राइट डिवॉल्व हो रहे हैं, वो अगर कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि जी मैं इस सूट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, वो चलेगा सूट, वो वहीं पे ख़त्म नहीं होगा। देखें, इन अदर केसेस ऑफ एन असाइनमेंट, क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, किसी सूट की पेंडेंसी के दौरान किसी पर्सन के पास कोई राइट आ गया या उस पर डिवॉल्व हो गया, द सूट में बाई लीव ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाई और अगेंस्ट द पर्सन, वो उस पर्सन के अगेंस्ट या उस पर्सन की तरफ से सूट कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सब रूल 2, द अटैचमेंट ऑफ ए डिक्री पेंडिंग एन अपील देयर फ्रॉम। देखिए, हमने एग्जीक्यूशन पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था कि डिक्रीज को भी अटैच किया जा सकता है। एक जजमेंट लेटर है, उसके अगेंस्ट एक सूट पे पहले डिक्री आ गई है, उसके अगेंस्ट एक और सूट फाइल किया गया किसी और डिक्री होल्डर की तरफ से, उसमें भी उसके पास एक डिक्री आ गई, इस जजमेंट लेटर के अगेंस्ट डिक्री आ गई है, तो ये बाद वाला जजमेंट लेटर जो पहले वाली डिक्री है उसकी उस डिक्री को अटैच करवा सकता है। ये हम पढ़ के आए एग्जीक्यूशन में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब एक डिक्री अटैच की गई है और अभी तक उसकी अपील पेंडिंग है, अपील अभी तक उसकी डिसाइड नहीं हुई, तो जिस पर्सन ने वो डिक्री अटैच करवाई है वो सब रूल 1 वाला बेनिफिट ले सकता है। यही कह, द अटैचमेंट ऑफ ए डिक्री पेंडिंग एन अपील देयर फ्रॉम शैल बी डीम, तो उसको समझा जाएगा, ये जो अटैचमेंट करवाई गई है इसको एक इंटरेस्ट समझा जाएगा, इंटाइटलिंग द पर्सन हु प्रोक्योर्ड सच अटैचमेंट टू द बेनिफिट ऑफ सब रूल 1। तो इसको, ये जो अटैचमेंट डिक्री की करवाई गई है ना, वो कह रहे हैं हम इसको एक इंटरेस्ट मान के समझेंगे, सब रूल 1 वाले के बेनिफिट के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो इस पर इसने अटैच करवाई है ना, ये इसका इंटरेस्ट आ गया है इसमें, यही हम मान के चलेंगे और वो सब रूल 1 वाला बेनिफिट ले सकेगा। नेक्स्ट रूल 11, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स टू अपील्स। इन एप्लीकेशन ऑफ हिज ऑर्डर्स टू अपील so far as may be the word plaintiff shall be held to include appellant and the word defendant to a respondent and the word suit shall। अब ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो अब हम यहाँ तक पढ़ के आए ना इस ऑर्डर में, सूट से रिलेटेड था, प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो जो मैरिज हो रही है वो प्लेंटिफ है या वो डिफेंडेंट है किसी सूट में, वो कह रहे हैं ये जो हम सूट से पढ़ के आ रहे हैं ना, ये सारा कुछ अपीलों पे भी लगेगा। जहाँ पे हम सूट कह रहे हैं वहाँ पे अपील के दौरान अगर किसी की डेथ हो गई है किसी पार्टी की, अब यहाँ पे प्लेंटिफ की जगह एपिलेंट आ जाएगा और डिफेंडेंट की जगह रिस्पोंडेंट। इनमें से किसी की डेथ हो जाए, इनमें से अगर कोई फीमेल है उसने शादी कर ली, इनमें से अगर एपिलेंट वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो जो सूट वाले हम सारे रूल में इस ऑर्डर में रूल पढ़ के आ रहे हैं ना, वो अपील्स पे भी एज इट इज़ अप्लाई होते हैं कि अपील के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं, सूट अबेट वगैरह, सॉरी अपीलें अबेट वगैरह नहीं होती। 12, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स टू प्रोसीडिंग। नथिंग इन रूल 3, 4 and 8 शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। देखें, अब ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये रूल 3 प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, रूल 4 डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, 8 में क्या था इंसॉल्वेंट हो जाए प्लेंटिफ। वो कह रहे हैं ये जो रूल्स है ना एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, उसमें या किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन हो रही है या किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन हो रही है। कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं ना जिनकी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, तो ये कह रहे हैं डिक्री की एग्जीक्यूशन या किसी ऑर्डर की अगर एग्जीक्यूशन हो रही है तो ये रूल 3, 4 और 8 अप्लाई नहीं होते।